तो हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीसीएम 2.0 में। मैं शिवराम सर आज आप लोगों को गुरु विचारधानी के बारे में, जो कि किसका पार्ट है, किसका हिस्सा है, ये हमारे प्लांट्स का यानी कि पौधों का। और ये पौधे के कौन से फीमेल वाला पार्ट्स यानी कि जो फीमेल गैमेट्स है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, आप लोगों को पता है कि एग्जाम में आप लोग का पुष्पों में जो जनन है वो आपका बहुत फेमस टॉपिक है और हर एक साल एग्जाम में पूछता है। आज हम उसकी हर एक मिथ को, जो भी हम लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे थे या समझ रहे थे या किसी भी तरीके से रटने की कोशिश कर रहे थे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम बातों को शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, अब हमारे पास में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे। पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को पहले बता दूं कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है हमारा, है ना, ये बीजाणु है। और मैं पूरा हिंदी में कोशिश किया हूँ पूरी चीजें लिखने का। तो आप ऐसे ही जैसे लिखा गया है उसी तरीके से इस बगल आप फिगर बनाएंगे और उसके साथ ही साथ में इस बगल फिगर आप बनाएंगे और साथ ही साथ में आप लोगों को इधर इस बगल यहाँ पे जहाँ पे मैंने स्टार लगाया है ये चीजें यहाँ पर आप पॉइंट बना बना करके चीजों को लिखेंगे। तो बीजाणु के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा जो बीजाणु होता है वो एक बहुत छोटी संरचना होती है जो फोनिकल नामक डंठल के माध्यम से प्लेसेंटा से जुड़ी होती है। अब आप देखेंगे कि अगर आप लोगों को थोड़ी सी मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या लिखा हुआ है बेटा? देखिए बेटा, यहाँ पर आपका फोनिकल लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बीजाणु एक छोटी रचना या संरचना है जो फोनिकल नामक डंठल, यानी ये फोनिकल कौन है? ये जो आपको ग्रीन हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा, ये सब पूरा लेकर के ये सब क्या है? ये फोनिकल है। ठीक है, आ रहा होगा तो अभी आप लोगों के सामने आराम से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये फोनिकल है ना, फोनिकल। अच्छा, अब देखिए इसको क्या करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि फोनिकल कहाँ है। अब देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे सिंपल सा हम लोग प्लेसेंटा देखते हैं कहाँ पर है। तो देखिए प्लेसेंटा आपका ये वाला हिस्सा, ये प्लेसेंटा है और ये कौन है? फोनिकल है। यानी ये वाला हिस्सा फोनिकल है और ये हिस्सा प्लेसेंटा है। तो जो हमारे पास में बीजाणु होती है वो किससे जुड़ी होती है? प्लेसेंटा से जुड़ी होती है। किसके माध्यम से? फोनिकल के माध्यम से। ठीक है, इतनी बात पहला का अर्थ ये हुआ। ठीक है, अभी हम स्ट्रक्चर जान रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा लोकेशन है। बीजाणु का शरीर फोनिकल के साथ हाइलम नामक क्षेत्र में जुड़ता है। बीजाणु का शरीर, है ना, तो बीजाणु देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? बीजाणु का शरीर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बीजाणु का शरीर फोनिकल के साथ, फोनिकल कौन है? ये, तो इसके साथ हाइलम इसको बोलते हैं, हीलम भी बोलते हैं लोग। तो हाइलम कौन सा? ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हाइलम है और ये कौन है? फोनिकल है। तो देखिए यहाँ पे आके जुड़े कि नहीं, ये दोनों ऐसे देखो यहाँ पे आके जुड़े हैं, है ना। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर क्या कह रहा है आगे बेटा? आगे कह रहा है हम लोगों से कि इस प्रकार हीलम या हाइलम बीजांड, है ना, क्या बीजांड और फोनिकल के बीच जंक्शन का कार्य करता है। इसका मतलब यहाँ हुआ प्रतिनिधित्व करता है, मतलब कार्य करता है। कौन? हाइलम। किसके किसके बीच? ये जो बीजांड है हमारा, इसके, और उसके बाद हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? फोनिकल है ना। तो बीजांड और फोनिकल के बीच में यही तो हमारे पास में यही हाइलम जो है, यही पुल का काम कर रहा है, पुल, है ना। ओके, ब्रिज का काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित चीजों को देखते हैं और क्या बातें इसमें कही गई है हम लोगों से। तो देखिए यहाँ पे प्रत्येक बीजांड में एक या दो सुरक्षात्मक, है ना, आवरण होते हैं जिन्हें इंटेगुमेंट कहते हैं। अब आप देखो इंटेगुमेंट आपके पास कहाँ है? अब अगर देखो बहुत अच्छे तरीके तो लिखा है यहाँ पे आउटर इंटेगुमेंट। मतलब आउटर मतलब क्या होता है? बाहरी आवरण। क्या है? बाहरी आवरण। और इनर इंटेगुमेंट मतलब क्या होता है? अंदर वाला हमारे पास में आवरण। तो दो प्रकार के आवरण। आवरण मतलब होता है घेरा, है ना। क्यों घेरा चाहिए? क्योंकि ताकि मेरे बीजांड को कहीं पर कोई असुरक्षा न महसूस होवे, है ना, तो उसको बचाते हैं बाहरी किसी भी चीजों से। ओके, बाहरी किसी भी चीजों से क्या आप समझना चाह रहे हैं? बाहरी किसी भी चीजों का मतलब कि ये सुरक्षा देते हैं हमारे
किसको, बीजांड को। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर आप बहुत करीब से देखेंगे तो देखिए ये वाला आपके पास, ये वाला एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर ये बाहर वाला दिख रहा है। तो बाहर वाले को हम क्या कहेंगे, आउटर इंटेगुमेंट, और अंदर वाले को कहेंगे इंटरनल या इनर इंटेगुमेंट। ठीक है, ये भी आ गया। अब बीजांड कोष, जैसे आपको पता चला कि बीजांड कोष जो होता है ना, बीजांड कोष का मतलब क्या होता है, जहां पे बीजांड होते होंगे उसी कोष को हम क्या कहते होंगे, बीजांड कोष। तो पूर्णांक, अब यहाँ पर इंटेगुमेंट, ये पूर्णांक नहीं है, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए बेटा, इंटेगुमेंट। अब आप लोग यहाँ पे मैं बता तो दिया, तो आप लोग यहाँ पे सुधार लेंगे, है ना, क्या कि ये जो लिखा हुआ है इंटेगुमेंट यहाँ लिखिएगा। इंटेगुमेंट बीजांड या बीजांड कोष को घेरते हैं। कौन घेरते हैं, बीजांड कोष को कौन घेरते हैं बेटा, इंटेगुमेंट को घेरते हैं। तो घेरते हैं सिवाय उस सिरे के जहां माइक्रोपाइलर नामक, अब माइक्रोपाइल कहाँ पर है, तो आपको माइक्रोपाइल भी दिखाना जरूरी है। तो माइक्रोपाइल ये वाला एरिया, ये वाला, ये वाला, ये वाला एरिया। ठीक है, आप कह सकते कि वो एरिया जहां से, ये तो हम क्या बना है, भ्रूण कोष, ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अब जो मेल वाला, मतलब कि जो नर वाला पुंग पराग कण होते हैं, वो इसी के माध्यम से इस फीमेल वाले यानी कि मादा युग्मक में प्रवेश करते हैं। तो वो जो पतला सा द्वार होता है, आप देखिएंगे तो पतला सा द्वार है, देखिए पतला सा ये रास्ता है ना। तो पतला ये जो द्वार दिख रहा है, जिसके माध्यम से, एक नंबर भी पूछ सकता है कि माइक्रोपाइलर क्या होता है, माइक्रोपाइल क्या होता है। तो माइक्रोपाइल वो जगह होता है, वो छोटा छिद्र होता है ना, जिसे जिसे क्या जाते हैं, पराग के कण जाते हैं कहाँ पे, अंडाशय में, है ना। बहुत अच्छा। अब आगे देखिए बेटा, यहाँ पे लिखा माइक्रोपाइलर सिरे के बीच विपरीत। अगर माइक्रोपाइलर सिरा है तो माइक्रोपाइलर सिरा ये माना जाएगा। ठीक है, सिरे के विपरीत यानी इसके विपरीत कौन हुआ, सामने वाले यहाँ पर। तो ये वाला जो एरिया होता है, ये इस एरिया को हम क्या कहते हैं, चलाजा। क्या कहते हैं बेटा, चलाजा। देखो यहाँ पे लिखा है चलाजा, तो आप इसको हिंदी में भी इसको चलाजा कहेंगे, जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। अब बताइए चलाजा जो दिख रहा है वो क्या है, वो बाहरी वाला। देखो ये बाहर वाले का मतलब क्या मालूम है, बाहर वाला मतलब आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है बेटा, ये जो हमारे पास चलाजा होता है, यहाँ चलाजा होता है। अभी और जैसे जैसे वीडियो को हम आगे बढ़ाते चलेंगे, आप लोगों को एक चीज हम बढ़िया से आप लोगों को समझाएंगे, और आप लोगों को यकीन मानिए आप लोगों को समझ में आएगा। पहले परिचित हो जाइए इन सब चीजों से। अब आप कहेंगे कि और क्या होगा सर, और क्या होता है, तो और भी होता है, आइए देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा है, अध्यावरण। अध्यावरण मतलब होता है, जैसे हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग आम होता है उसमें कुसली होती है ना, और ये छोटा सा उसमें, और आपके पास में छोटा सा सफेद का एक और आपको अंडाशय या अंडाणु देखने को आपको मिलता है। तो जो ये कठोर वाला हिस्सा है कुसली का, ये कठोर वाला हिस्सा, इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो ये व्हाइट वाला अंदर है उसका ये आवरण है, यानी बाहरी रक्षा करने वाला चीज है। तो यहाँ पे लिखा अध्यावरण के भीतर कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसे बीजांड काय कहते हैं। तो बीजांड काय कौन सा हुआ, देखिए अध्यावरण पहले क्या हुआ, तो अध्यावरण मेरा ये जो ऊपर का जितने भी ये चीज है, ये सब ये पूरा अध्यावरण होगा कि नहीं, ये अध्यावरण हो गया बेटा। और अध्यावरण के भीतर, तो भीतर मतलब ये सब जो ग्रीनिश वाले में जो दिख रहा है, इसको क्या कर रहा है कि अध्यावरण के भीतर कोशिकाओं का एक समूह होता है। तो देखो कोशिका बहुत ज्यादा है, ये यहाँ भी कोशिका दिख रहा है, यहाँ भी कोशिका दिख रहा है, यहाँ भी कोशिका दिख रहा है। मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, ये देखिए। तो ये ढेर सारे आपको क्या दिख रहा है बेटा, कोशिका दिख रहे हैं। इन सारी कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका जिसको मां बनना होता है ना, वो अब जिसको मां बनना होता है वो क्या करता है, वो कोशिका आती है और फिर क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, लिखा हुआ है कि बीजांड काय की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में आरक्षित खाद्य पदार्थ होते हैं। अब बीजांड काय की कोशिका, तो बीजांड काय ये हमारा है, तो इन कोशिकाओं को, यहाँ कोशिका जो ऐसे 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 ये ढेर सारे ऐसे छोटे छोटे आपके पास कोशिका होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते थे, याद करो, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
मतलब जो भी प्रोनाउंस जिस तरीके से करिए, अलग अलग तरीके से लोग प्रोनाउंस करते हैं। न्यूसेलस भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। तो छोटे छोटे ऐसे बहुत होंगे, आपको अगर इस फिगर में होगा तो मैं जरूर आपको दिखाऊंगा कि मैं किसकी बात कह रहा हूँ। तो वो न्यूसेलस क्या करते हैं, इन जो अंडाणु हैं, क्या है, अंडाणु हैं, ये सब अंडाणु हैं, इनको पोषण देने का काम वही करते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थ देने का काम वही करते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, बीजांड काय में क्या लिखा हुआ है, बीजांड काय में भ्रूण कोश या मादा युग्मकोभिद स्थित होता है। बीजांड काय में ही भ्रूण कोश या मादा युग्मकोभिद क्या होता है, मौजूद होता है। अब इसको हम कैसे कहेंगे, ये मादा युग्मकोभिद यहाँ पर है, और अगर उसमें भी पार्टिकुलरली आप बात करेंगे तो जो जहां लिखा है, यहाँ पे देखिए लिखा एग है, लिखा है ना, यहाँ देखिए एग लिखा हुआ है, मतलब कि ये वाला हिस्सा, ये वाला इस एग की जहां मैंने आपको सराउंड कर दिया रेड से, वो हमारे पास में क्या भ्रूण कोश है। अच्छा, अब लिखा है बीजांड में आमतौर पर एक, है ना, आमतौर पर एक एकल भ्रूण कोश होता है जो एक मेगा स्पोर से बनता है। अब देखिए यहाँ भ्रूण कोश यहाँ एक ही है, हालांकि देखो देखेंगे आप तो कहेंगे सर ये एक ही नहीं है। यहाँ पर देखिए सर, एक मिनट मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आप लोग को, आप लोग ये कहोगे, हम जान रहे हैं, आप लोग कहोगे कि सर यहाँ तो एक दिख रहा है, दो दिख रहा है, तीन दिख रहा है, तीन ऊपर दिख रहा है, 6 7 ऐसे कई दिख रहे हैं। लेकिन नहीं बेटा, इसको आप समझिए, यहाँ पर उन सारे में से केवल एक ही ऐसा होता है, यानी कि एक ही ऐसा बीजांड होगा जो जिसको आप कह सकते हो कि एकल भ्रूण कोश है, और वही मेगा स्पोर से बनता है ना, एक मेगा स्पोर से बनता है। बीजांड काय में लिखा है, बीजांड काय में देखो अच्छे से, डिस्टर्ब मत होइए, बीजांड काय में आमतौर पर एक एकल भ्रूण कोश होता है। अब भ्रूण कोश कितना होगा, ये बोला कि एकल भ्रूण कोश होगा। अब मेरा मुद्दा यहीं से चलेगा, क्या कि अभी देखिए, याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख दूं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि क्या आपने कर दिया। देखिए मैं पहले ही अपनी बातों पर, मैं जो बातें यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँ, देखिए उस पर मैं चलूंगा। देखिए यहाँ पे देखिए एकल भ्रूण कोश होता है ना, आमतौर पर। तो ये चीजें मैं घेर करके और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्यों, अभी मैं इस पे आऊंगा। ठीक है, तो एकल भ्रूण कोश होता है जो एक मेगा स्पोर बनाता है। अब हम आगे थोड़ी सी चलते हैं, और अभी ये इस पे आएंगे, इस चीज पे आएंगे, टेंशन मत रखिए, इस चीज पे अभी आएंगे, टेंशन मत रखिए। अब देखिए, अब आपके पास में क्या होता है कि ये मेरे पास कह रहा है परिभाषा, यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये मेगा स्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं। तो परिभाषा क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर के निर्माण की प्रक्रिया को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। यानी मेगा स्पोर है ना, मदर सेल है ना, मेगा स्पोर मदर सेल, इसको मैं कह सकता हूँ MMC है ना, मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर के निर्माण की, यानी मेगा स्पोर का निर्माण कहाँ होता है बेटा, तो मेगा स्पोर का निर्माण हमारा कहाँ होता है, मेगा स्पोर मदर सेल में, माने मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर के निर्माण की प्रक्रिया होती है, तो उसे हम मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अंडाणु आमतौर पर न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर क्षेत्र में एक एकल मेगा स्पोर मदर सेल को विभेदित करता है। यानी जो हमारे पास अंडाणु होते हैं वो आमतौर पर न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर क्षेत्र में, न्यूसेलस कौन है, न्यूसेलस आपको पता है छोटे छोटे से बहुत ज्यादा ढेर सारे जो पोषण देते हैं आमतौर पर किसको, हमारे बीजांड को। तो वो क्या कह रहा है, अंडाणु आमतौर पर न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर क्षेत्र में, माइक्रोपाइलर क्षेत्र ये नहीं है, हाँ ये माइक्रोपाइलर क्षेत्र, माइक्रोपाइलर क्षेत्र में एक एकल मेगा स्पोर, तो मेगा स्पोर यहाँ पे 3 है, यहाँ दिख रहा है 1 2 3, लेकिन तीनों लेंगे नहीं, यहाँ पे बोला कितना है बेटा, यहाँ बोला है एकल। अब आराम से देखिए तो लिखा है एकल मेगा स्पोर मदर सेल, तो यहाँ मदर सेल तो ये भी सब है, ये सब है, सब मदर सेल है, लेकिन हमको जो देखा गया वैज्ञानिकों के द्वारा वो हमको यहाँ बात करना है कि एकल मेगा स्पोर मदर सेल, और वो भी कहाँ वाला, जो माइक्रोपाइलर क्षेत्र में है। तो माइक्रो, ये तो चलाजा, देखो ये चलाजा लिखा है ना, तो ये वाले तीनों बीजांड जो है या अंडाणु है, ये कहाँ है, चलाजा की तरफ है, ऊपर की तरफ है। लेकिन ये वाले जो तीनों है ये किधर है बेटा, माइक्रोपाइल, यानी माइक्रोपाइलर की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ है, कहने का मतलब ये है ना। तो यहां से क्या होता है, यहां से एक एग सेल हमारा निकलता है,
और क्या करता है वो देखिए ध्यान से। अब क्या होता है कि जो हमारे पास में मेगा मदर सेल है ना, मेगा स्पोर मदर सेल जो होती है उसमें सघन कोशिका द्रव और एक प्रमुख केंद्रक होता है। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भ्रूण थैली है, ये देखिए ये भ्रूण थैली है। अब इसको कैसे, अब यहाँ से आप लोग प्लीज थोड़ी सी अपने आप को रिलैक्स होकर के समझिए, क्योंकि यहाँ पर चीजें बहुत ही चलने वाली है, बहुत ही अजीब तरीके से समझिए। यहाँ पे ये हमारे पास में यम सी में सघन कोशिका द्रव्य और एक प्रमुख केंद्रक होता है। तो यहाँ पे देखो तो डाट में यहाँ केंद्रक दिख रहा है, इसको भ्रूण थैली बोलेंगे। अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से आपका इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन जब होगा, किसका होगा, इसका, इसका है ना। अगर कोई पूछे अर्धसूत्री विभाजन किसका हो रहा है तो हम क्या बताएंगे, जो भ्रूण थैली में हमारे पास एक अंडाणु है ना, उसका क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर हो रहा है हमारे पास में अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ 4 है ना, 4 आपके पास में सेल मिलेंगे, 4 कोशिका मिलेंगे। लेकिन याद रहे हम जो कह रहे हैं एक एक बात को उसको समझिएगा। यहाँ पर 4 अगुणित कोशिकाएं मिलेंगी, द्विगुणित नहीं मिलेंगी, अगुणित मिलेंगी। अब इन चारों में से 3 नष्ट हो जाते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं, एक सिर्फ बचता है। मान लो कि 4 में से, देखिए आपको 4 दिख रहा था कि नहीं, एक एक चीज देखिए। अगर आप देखने आए हैं, टाइम जाया कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ये आपके पास 4 हमारे पास क्या है, अगुणित कोशिकाएं हैं, तो उसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और एक जो मेरा होता है वो अर्धसूत्री विभाजन करता है और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस चीज को। और जब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 4, तो यहाँ देखो यहाँ 4 दिख रहा है, लेकिन यहाँ 4 नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पर इस यहाँ अंदर 4 नहीं दिख रहे, तो एक ही दिख रहा है, क्योंकि 3 नष्ट हो चुके हैं और एक आ गया है। वो भी कहाँ आया है, नीचे वाला हिस्सा क्या कहते हैं, मतलब नीचे बोले तो ऊपर वाला हिस्सा। अरे ये नीचे नहीं है, कैसे नहीं है, देखो ये वाला सुनो ध्यान से। अब बताओ आप लोग, ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये नीचे की तरफ है और ये चलाजा वाला जो एरिया है ऊपर की ओर है। तो वही चीज, सेम वही चीज यहाँ अपनाइए। यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास में अगर देखोगे तो ये हमारा कौन सा एरिया है, ये हमारा चलाजा वाला एरिया ये है, ये वाला चलाजा एरिया। ये हमारा कौन सा एरिया है, ये माइक्रो पाइलर वाला मतलब इंड है। तो क्या होता है बेटा कि जो एक इसमें से चारों में से जो एक 3 तो मतलब हट जाएंगे, अक्रिय हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, लेकिन एक क्रियाशील रहेगा, एक क्रियाशील रहेगा। कौन एक क्रियाशील रहेगा, जो भ्रूण थैली में जो अंडाणु है वो एक क्या रहेगा, सक्रिय होगा। और वो सक्रिय होगा तो दिखाना भी जरूरी है। तो देखो हमने क्या किया है, इसको हमने दिखाया, देखो यहाँ पे ये हमारे पास हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा। अब ये क्या होता है बेटा, अगर और थोड़ा सा हम लोग बात को समझे तो ये क्या है, इसको कोई बोले दूसरे भाषा में क्या है तो कहते ना भ्रूण थैली, हाँ, मातृ कोशिका है। और इसमें 2n ये होता है, क्या होता है, 2n होता है, ये यन नहीं होता है, ये 2n होता है बेटा। अब आप कहोगे कि यन और 2n क्या होता है ना, आप कहेंगे तो ये मोनोन्यूक्लिएट होता है या डाई न्यूक्लिएटेड। तो 2n है तो डाई न्यूक्लिएटेड है ये, ठीक है, मदर सेल है। 3 तो मदर सेल खत्म हो गए, एक बचा हुआ है। अब क्या करते हैं कि ये एक जो हमारे पास है वो क्या करता है, अब देखिए ये एक जो मेरे पास में बचा हुआ है उसी एक की हम बात आपसे कर रहे थे, कहाँ, आइए जरा देख लीजिए। देखिए अब आगे आपको क्या लिखा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखे थे कि नहीं लिखे थे अभी इससे पहले, कि एकल भ्रूणकोश होता है। तो एकल भ्रूणकोश मिला कि नहीं मिला, वही एक एकल भ्रूणकोश जो है वो ये जो लिखा है वो कहाँ से लिखा है, वो कहाँ से लिखा है, वो देखिए वो हमारा कहाँ से लिखा गया है, वो मेरा ये वाला है, यही इसी का मैं चर्चा कर रहा था। अब ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, आओ इसको भी देख लेते हैं। चलो अभी ये नहीं बताएंगे, अभी आपको ये नहीं बताएंगे, टेंशन मत रखिए, बताएंगे कि अभी नहीं। तो फिर क्या होगा, एक जो आपके पास में ये भ्रूण थैली में जो मातृ कोशिका मिला है, 3 तो नष्ट हो गए, 3 तो नष्ट हो गए, 4 में से एक मिला, तो वो क्या होता है आइए देखते हैं। अब देखिए बेटा मैं इसी की बात कर रहा था। तो ये गुरु बीजाणुधानी का एक कोशिका है, इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है और कोशिका द्रव्य विभाजन इसमें नहीं होता। अब समसूत्री विभाजन होता है तो एक से एक बनेगा,
है ना। मतलब एक से एक बनने का मतलब यहाँ से यहाँ एक बनेगा, एक यहाँ बनेगा। फिर क्या होगा, इस एक से यहाँ दो बनेंगे और इस एक से भी यहाँ दो बनेंगे। फिर देखो एक से क्या होगा, फिर यहाँ बनेंगे, फिर यहाँ बनेंगे, फिर यहाँ बनेंगे, फिर यहाँ बनेंगे। तो आपने देखा कि कितनी बार समसूत्री विभाजन कितनी बार हुआ। देखो एक बार तो यहाँ हुआ, एक कहो, फिर ये दूसरी बार यहाँ हुआ, दूसरी बार यहाँ मतलब हाई पूरा लेके दूसरी है, हाई पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो 3 बार समसूत्री विभाजन हमने किया है। लेकिन याद रहे कि इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ बेटा, इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ। तो जिसमें आपके पास में कोशिका द्रव्य का विभाजन ना होवे, लेकिन उसमें केंद्रक का विभाजन हो जाए, केंद्रक का विभाजन हो जाए लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन ना होवे, ऐसे को कैरियोलाइसिस भी कहते हैं। कैरियोलाइसिस क्या कहते हैं, कैरियोलाइसिस भी कहते हैं इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को। तो जरूरी नहीं हर एक चीज आप लिख लो तो ही काम चलेगा, है ना। अब क्या होता है बेटा कि ये 8 मिल गए, कितने मिल गए, 8 मिल गए। इसका मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि समसूत्री विभाजन 3 बार आपने किया तो आपके पास में एक बार तो यहाँ और एक बार आपके पास यहाँ और एक बार यहाँ। तो तीसरे बार में, तीसरे टाइम आप समसूत्री विभाजन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये गुड का चिन्ह है, मतलब समसूत्री विभाजन अलाउड है, लेकिन कोशिका द्रव्य विभाजन इसमें अलाउड नहीं होता है। तो जो 8 बने हैं, ये 8 मुझे दिखाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो आइए इस 8 को हम दिखाते हैं कि ये 8 क्या कहना चाह रहा है। अब देखिए बेटा, इन 8 को अगर आप देखिए तो 8 जो बने हैं अभी हमने दिखाया है, वो 8 कहाँ आपको दिख रहे हैं। देखो 3 तो आपके पास में माइक्रोपाइलर इंड पर है, 1 2 3 और 8 और टोटल कितने थे, 8। और ये कितने हो गए, 1 2 3। तो 3 इधर हो गए। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास में किधर है, ध्रुवी की तरफ है, ध्रुवी की तरफ है ना, मतलब कि चलाजा की इंड की तरफ है। ये चलाजा वाला इंड है बेटा। और ये हमारा क्या है, माइक्रोपाइलर इंड है। तो 3 इधर 3 इधर 6 हो गया और 2 यहाँ पे और बचे हुए हैं, जो कि समझो कि इस पूरा कोशिका द्रव्य में ऐसे तैरते रहते हैं, है ना। तो ये हमारे जो 2 होते हैं, इनमें तो बाद में देखो इन तीनों में और इन तीनों में कि इन 6 में धीरे धीरे कोशिका सेल वाल बनता है। क्या बनता है, सेल वाल बन जाता है। ठीक है, तो सेल वाल बन जाता है तो ये क्या करते हैं, अपने तरीके से ये फिर अपने आप को स्टेबलाइज कर पाते हैं। लेकिन ये सेल वाल नहीं बना पाता है, यानी कोशिका का भित्ति, यानी कोशिका भित्ति ये नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो ये टू मतलब कि 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, बाईपोलर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ये बाईपोलर होते हैं। आप लोग मेरी फीलिंग को और मेरे समझाने के तरीकों को समझिए। ये क्या होते हैं बेटा, ये हमारे पास होते हैं, ये होते हैं बाईपोलर, क्योंकि इनमें आपके पास में कितने दिख रहे हैं, बाईपोलर न्यूक्लियस है और ये एक एक न्यूक्लियस वाले हैं। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो 3 3 6 और 1 7 ही यहाँ पर न्यूक्लिएटेड है, यानी 7 न्यूक्लिएटेड है ये पूरा। अगर देखा जाए तो कोई अगर ये पूछे आप लोगों से कि मेगा स्पोरोजेनेसिस वाले प्रक्रिया में कितने हमारे पास में ये न्यूक्लिएटेड सेल पाए जाते हैं, तो 7 न्यूक्लिएटेड सेल पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। और ये हमारे पास में सिनर्जिक कोशिका है, जिसको सहकारी कोशिका कहते हैं, ये वाले दोनों। और ये क्या करते हैं, इनका काम होता है जब हमारे पास में जो परागकण आते हैं उनको ये अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और इसको जो हमारे पास में जो मेरा कोशिका भ्रूण बनाती है, आप कह सकते हैं कि जो मेरी कोशिका भ्रूण बनाने वाली है, उसके तरफ ये जो पराग के कण हैं उसको अट्रैक्ट कराने के लिए ये दोनों जो मेरे पास में सहकारी कोशिका इनको बोलते हैं, तो वो लाने की काम करते हैं। यानी कि मेरे पास में देखोगे अगर ध्यान से आप लोग, तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, आप लोगों को एक चीज नजर आ रहा होगा कि ये वाले जो सेल है ये सहकारी सेल बोले जाते हैं। और ये सहकारी सेल हेल्प करते हैं परागकण को क्या करने के लिए, परागकण को हमारे ये जो इतना सा भ्रूण बनाने के लिए जो कोशिका तैयार बैठा है उसकी तरफ अट्रैक्ट कराने के लिए, किसको, परागकण को। तो इस प्रकार से आप इसी तरीके से लाइन बाय लाइन लिख देंगे। और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में आगे, है ना, ओके।